Good morning. Welcome back. My today's topic is Mauryan Administration Part 2. थर्ड पॉइंट देख रहे हैं हम म्युनिसिपल और सिटी एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू द मैगस्थीनिस. मैगस्थीनिस वर्ड आपने सुन रखा है मेरे लास्ट वीडियोस में, ठीक है. तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि मैगस्थीनिस कौन था. राइट, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट. ओके, according to the Megasthenes, city administration was handled by a council of 30 members. क्या हुआ जब सिटी एडमिनिस्ट्रेशन यानी म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की बात आई तो यहाँ पर काउंसिल को ये एडमिनिस्ट्रेशन सौंप दिया गया. काउंसिल मतलब देयर इज द टीम ऑफ 30 मेंबर्स जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में अपना रोल प्ले करेंगे. Which was divided into 6 committee. इन 30 members को 6 कमिटी में बांट दिया गया. मतलब हर कमिटी में कितने मेंबर्स आएंगे? 5. There were 5 members in each committee. हर कमिटी में 5 मेंबर आएंगे. बहुत सिंपल है. 6 कमिटी, 30 members and 5 members in each committee. फर्स्ट कमिटी किससे रिलेट करती है? इंडस्ट्री एंड स्कल्पटर्स. इंडस्ट्री मतलब आप जानते ही है उद्योग, और यहाँ पर स्कल्पटर्स मतलब जो शिल्पी होते थे, जो शिल्पकारी करते थे, ठीक है ना. तो उनके लिए थी फर्स्ट कमिटी. सेकंड कमिटी इज फॉर फॉरेन इश्यूज. फॉरेन इश्यूज को हैंडल करने के लिए सेकंड कमिटी बनाई गई. थर्ड कमिटी टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ एंड डेथ्स इन द स्टेट, है ना. पॉपुलेशन कितना है वो जानने के लिए, कितने जन्म ले रहे हैं, कितने मर रहे हैं, उनका लेखा जोखा. फोर्थ कमिटी इज फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स. व्यापार की कमिटी थी, कितना व्यापार हो रहा है वो देखने के लिए. फिफ्थ कमिटी इज टू मॉनिटर सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. जो स्टेट के अंदर गुड्स मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं तो उसका सेल देखने के लिए थी. और सिक्स्थ कमिटी फॉर द कलेक्टिंग 1/10 पार्ट ऑफ द सेल इन द फॉर्म ऑफ सेल्स टैक्स. मतलब कि जितना सेल हो रहा है उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट करने के लिए सिक्स्थ कमिटी थी. सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में 6 कमिटी है. आपको इस तरीके से लर्न करना थोड़ा सा इजी रहेगा, इसलिए पॉइंट ऐसे लिखे हैं. क्लियर. नेक्स्ट मेरा एडमिनिस्ट्रेशन है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन. There was a separate military department which was further divided into 6 committees. मिलिट्री डिपार्टमेंट को भी 6 कमिटी के अंदर डिवाइड किया गया है. 5 members were present in each committee. अब हर कमिटी में कितने मेंबर्स हैं? 5. They were नेवल वेलफेयर, नौसेना, ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई ऑफ वॉर मटेरियल. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वॉर में जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है उसका ट्रांसपोर्टेशन, तो उसके लिए भी एक कमिटी बनाई गई थी which is known as transport and supply of war material. Third, supervising the infantry. Infantry मतलब क्या? जो पैदल चलने वाले सैनिक होते हैं वो, तो उनका सुपरविजन करना, कौन से डायरेक्शन में डिमांड है वो सब करना, उसके लिए कमिटी. फोर्थ, सुपरवाइजिंग द काल्वरी. जो घोड़े सवार होते थे, घोड़े पर सवार जो सैनिक होते थे उनका सुपरविजन. फिर द वॉर चैरियट्स, जो रथ होते थे, ठीक है, जिसमें राजा महाराजा युद्ध करते थे, युद्ध की सामग्री वगैरह पहुंचाना, तो उसके लिए एक डिपार्टमेंट था. एंड एलिफेंट कोर्ट्स. आपने देखा होगा एलिफेंट के आगे नोकीले पैनल्स लगाए जाते थे छोटे छोटे, ठीक है, जिसकी वजह से वो दुश्मनों को मारने में या फोर्ट का किले का दरवाजा तोड़ने में उनका इस्तेमाल किया जाता था. और एक तरीके से हाइट पर बैठे हुए होने की वजह से जो नीचे लोग हैं उन पे अटैक करना बहुत आसान हो जाता था. तो एलिफेंट भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता था. तो ऐसी कुछ 6 कमिटीज यहाँ पर मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में भी थी. अंतपाल. कौन है अंतपाल? जरा ध्यान से सुनिएगा. ऑफिसर. अंतपाल was an officer responsible for issues related to the military management. मिलिट्री मैनेजमेंट करने के लिए या फिर उससे रिलेटेड जो इश्यूज है उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो ऑफिसर नियुक्त किया जाता था उनको अंतपाल बोला जाता था. अंतपाल और
बॉर्डरिंग द रीजन, जो इनका रीजन है उसकी बॉर्डर। अब क्या होता था, जैसे कि एक राजा से दूसरे राजा पे अटैक करता था और जीत जाता था, तो वो जो जीता हुआ राज्य है वो उस राजा की बाउंड्री में आना चाहिए। अब तो वापस वो बॉर्डर शो करने का काम भी कौन करता था? अंतपाल करता था। ऑर्गेनाइज करने का काम भी, बॉर्डर ऑर्गेनाइज करने का काम भी अंतपाल ही करता था। तो ये बहुत बड़ा पोस्ट था। फिर अकॉर्डिंग टू मैगस्थनीज इंडिका, मैगस्थनीज ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्ता मौर्य had a strong army with 6 lakh soldiers. चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख सोल्जर्स थे, 50,000 घुड़सवार थे, 9,000 एलिफेंट थे ट्रुप्स के लिए, एंड 800 चैरियट्स थे, मतलब 800 रथ थे। तो अपने आप में सुनकर ही लगता है कि कितनी वास्ट इनके पास मिलिट्री थी। लास्ट, judicial system. In judicial system, the king was the head of the judiciary. ये बोला गया है कि न्याय तंत्र में सबसे ज्यादा ऊपर वाली पोस्ट पे हेड अगर किसी को बोला गया है तो वो किंग है, राजा है। He was the highest court of appeal. जैसे हम बोलते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती कहीं पे भी, और उनका जो डिसीजन होता है वो फाइनल डिसीजन होता है। उसी तरीके से जब किंग को यहाँ पर फाइनल हेड बोला गया है तो ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, उसके बाद और कहीं पे भी किसी की भी सुनवाई नहीं होगी। At lower level there was a village court. अब इस पॉइंट पे आने से पहले कि मौर्यन एम्पायर बहुत वास्ट था, ठीक है, बहुत ज्यादा फैला हुआ था, तो ऐसे में इतने सारे केसेस हो जाते थे जिसकी कोई गिनती नहीं। अब इतने सारे केसेस सिर्फ एक अकेला किंग सुने ये भी पॉसिबल नहीं था। तो किंग ने क्या किया, अपने लेवल पे अपॉइंटमेंट चालू कर दिए, जजेस को अपॉइंट करना चालू कर दिया जो विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते थे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन शुरुआत कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, एट लोअर लेवल देयर वाज अ विलेज कोर्ट। सबसे लोअर लेवल की अगर बात करें तो विलेज आता है ना, तो विलेज कोर्ट बना दिए गए, where village head and village people gave their decision. जहाँ पर यूजुअली क्या होता था, गांव के जो वृद्ध लोग होते थे या गांव के लोग मेजोरिटी वाइज क्या करते थे, अपने डिसीजन दे देते थे और लोग उनको मान भी लेते थे। अगर कोई उनके डिसीजन से सहमत नहीं है तो वो ऊपर वाले कोर्ट में जाएंगे। फिर द कोर्ट ऑफ संग्रहण, द्रोणामुख एंड जनपदा लेवल वर अबाउट इट। अच्छा, विलेज कोर्ट के ऊपर कौन से कोर्ट थे? संग्रहण, द्रोणामुख एंड जनपदा। ठीक है, एट द टॉप वाज सेंट्रल कोर्ट ऑफ पाटलिपुत्र। छोटे छोटे एरिया में छोटे छोटे राज्यपाल जो होते थे या छोटे छोटे जो मिनिस्टर्स होते थे या मैं बोल सकती हूँ जो मंत्री होते थे, उनसे ऊपर वहां के राजा क्या करते थे, डिसीजन देते थे। अब वहां के राजाओं से भी अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो क्योंकि मौर्यन एम्पायर का कैपिटल था पाटलिपुत्र जहां पर लास्ट सुनवाई होती थी, और इसीलिए उसको टॉप ऑफ द कोर्ट बोला गया है जहां पर लास्ट सुनवाई की जाती थी, दैट इज सेंट्रल कोर्ट ऑफ पाटलिपुत्र। आई होप क्लियर हो गया होगा। अपार्ट फ्रॉम विलेज कोर्ट एंड किंग्स कोर्ट, अदर कोर्ट वर ऑफ टू टाइप्स। अब मैं बात करूं किंग कोर्ट की और विलेज कोर्ट की, इनके अलावा जितने भी कोर्ट है यानी कि संग्रहण, द्रोणामुख, जनपदा, ये दो तरीके के होते थे कोर्ट। जैसे हम बोलते हैं ना सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, उसी तरीके से उस समय में भी ये क्लासिफिकेशन हो गए थे जिनको बोला गया है धर्मस्थीय एंड कंटक शोधन। वापस बोल रही हूँ, धर्मस्थीय एंड कंटक शोधन। The work of giving judgment was in hand of 3 धर्मास्थास and 3 अमात्यास। इसका क्या मतलब था, धर्मस्थीय कोर्ट के अंदर जो जजमेंट देने का काम जो था वो 3 धर्मास्थास यानी जिनको रिलीजन के बारे में बहुत कुछ पता था, जो ज्ञानी थे वेदों के, उनको, और उनके साथ 3 मंत्री नियुक्त किए गए
कौन सा कोड बोला गया है? सिविल कोड। केसेस एसोसिएटेड विद थेफ्ट, रोबरी एंड लूट, जिसको साहस बोला जाता था, यानी कि ऐसे केसेस जो कि चोरी, डकैती, लूटमार से जुड़ी हुई हो, जिनको साहस बोला जाता था, वो इस कोड के अंदर आते थे ये केसेस। ठीक है, साथ ही साथ में अब्यूजिंग, डिसरिस्पेक्ट एंड बीटिंग, यानी कि गाली गलौज, अपमान करना, मानहानि करना, ठीक है, मारपीट, ये सब वाक पारुष्य और दंड पारुष्य के नाम से जाने जाते थे। तो ये जो केसेस होते थे वो धर्मास्त्या में आते थे। अगर मैं इसको, इस बात को, इस पॉइंट को ध्यान से समझने की कोशिश करूं तो ये चीज क्लियर हो जाती है कि ये जो झगड़े हैं वो पर्सन टू पर्सन है, मतलब दो व्यक्ति आपस में जब इस तरीके की कोई भी चीज करते, गाली गलौज करते, लूट मार करते, मानहानि का दावा करते, तो वो दो व्यक्तियों के बीच में होता है। ठीक है, बट अगर वो स्टेट से रिलेटेड है तो वो कहाँ जाएगा टॉपिक? वो जाएगा कंटक शोधन में। कहाँ जाएगा वो टॉपिक? कंटक शोधन में। देखना इसमें और इसमें माइनर डिफरेंसेस देखते हैं। यहाँ पर 3 प्रदेश त्रिस और 3 आमत्यास करते जॉइन हैंड टुगेदर एंड सॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट एंड रिस्पेक्टिव पर्सन। यहाँ पर कौन थे? 3 धर्मास्त्यास और 3 आमत्यास। यहाँ पर कौन है? 3 प्रादेश त्रिस। आपको पता है ना प्रादेश त्रिस कौन थे? प्रदेश त्रिस कौन थे? जो कि लोकल लेवल का, है ना, प्राइवेट लेवल का वर्क उनकी देखरेख करते थे। तो 3 प्रदेश त्रिस और 3 आमत्यास मंत्री जो होते थे वो एक साथ इन डिस्प्यूट को सॉल्व करते थे। ऐसे डिस्प्यूट जो स्टेट और पर्सन के बीच में हो। किसी का झगड़ा अगर स्टेट से है, स्टेट की पॉलिसी से है, तो वो कहाँ जाएगा? कंटक शोधन कोर्ट के अंदर। ठीक है, डिफरेंस यहाँ पर्सन टू पर्सन है, यहाँ पर स्टेट टू पर्सन है। दिस वर क्रिमिनल कोर्ट्स। धर्मास्त्या की बात करूं तो ये सिविल कोर्ट है, बट कंटक शोधन की अगर बात करूं तो इसको बोला गया है क्रिमिनल कोर्ट। ये सिविल कोर्ट, ये क्रिमिनल कोर्ट। अब यहाँ पर कुछ जजेस और अवेलेबल थे। सिटी जज जो थे उनको व्यवहारिक महामंत्र बोला गया है, महामंत्र, और जो रज्जुकाज है वो डिस्ट्रिक्ट जजेस के नाम से जाने जाते थे। वापस बोल रही हूँ, सिटी जज जो होते थे उनको बोला जाता था व्यवहारिक महामंत्र। ठीक है, और जो रज्जुकाज थे, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट जजेस जो होते थे उनको रज्जुकाज भी बोला गया। ये भी अपना बड़ा योगदान यहाँ पर देते थे। अकॉर्डिंग टू चाणक्य, लॉ के 4 ऑर्गन बताए गए हैं। दे आर, नंबर 1 इज रिलीजन, नंबर 2 बिहेवियर, नंबर 3 कैरेक्टर एंड नंबर 4 एडमिनिस्ट्रेशन। अगर मैं इसको हिंदी में समझूं तो 4 अंग बताए गए हैं चाणक्य के द्वारा कानून के। पहला धर्म, दूसरा व्यवहार, तीसरा चरित्र और चौथा शासन। आई होप वीडियो क्लियर हो गया होगा। एडमिनिस्ट्रेशन जो है मौर्यन एम्पायर का, वो क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट करिए, अदरवाइज लाइक करिए और पढ़ते रहिए सोशल स्टडीज विद संगीता। थैंक यू सो मच।